नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम आपसे एक बार फिर जुड़े हैं एक नए जोश, नई उमंग और नई उत्साह के साथ। और आज हम लेकर आ गए फाइनली आपके लिए बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 के लिए गणित विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम पेपर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस प्रैक्टिस पेपर में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी प्रीमिय संख्या सहस्रार्य नहीं है। विद्यार्थियों, एग्जाम में पेपर को आपको पहले सही ढंग से समझना है। यदि प्रश्न आपके समझ में आया है तो ही फिर आप उसका उत्तर दे पाओगे, अन्यथा आप उत्तर गलत करके आ जाओगे। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि क्वेश्चन को सही ढंग से और आराम से पढ़ें। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रीमिय संख्या सहस्रार्य नहीं है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सहस्रार्य आखिर होती किन किन में। सहस्रार्य एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है प्रीमिय संख्याओं का। तो प्रीमिय संख्याओं के अंतर्गत सहस्रार्य गुणधर्म है वह एक तो विद्यार्थियों योग में लगता है और एक लगता है गुणन में। ये दो क्रियाओं में लगता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, तो योग के अंतर्गत तो सहस्रार्य होती है, गुणन में भी होती है। दोनों अ व ब, तो अ में हमारे योग हैं और ब में हमारे गुणन है, तो इन दोनों में तो होती है। तो द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भाग भाग के अंदर जो प्रीमिय संख्या है वो सहस्रार्य नहीं होती और न ही ये व्यवकलन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, कि निम्न में से कौन सा एक सर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक सर वाला, कैसा एक सर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, मतलब उसमें सर राशि एक नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, अ में तो हमारे सर राशि एक है, ब में हमारे सर राशियाँ दो है, तो ऑप्शन ब है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे स के अंदर सर राशि एक है और द में भी सर राशि एक है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन था ब ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये रहा हमारा एक चतुर्भुज, और इसका नाम हम रख देते हैं ABCD, ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। अब इसके सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाले, तो ये ए का सम्मुख बिंदु तो C है, इन ए को C से मिलाने वाली जो ये रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम विकर्ण। ऑप्शन जो हमारा अ है ना, वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें अंक कितने हैं। तो इनमें अंक है 5। कितने अंक है? 5। ये 5 अंकों की संख्या है। यदि वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 5 का आधा ही मिलता है। वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना, तो जितने अंक है उसके आधे अंक में मिलते हैं। तो 5 का आधा होता है 2.5। कितना होता है? 2.5। और 2.5 अंकों की कोई हमें संख्या नहीं मिलती है ना। तो 2.5 को हम इसके आगे वाली संख्या से देखते हैं, तो 2.5 से आगे वाली संख्या हमारे 3 होती है। कौन सी होती है? एक पूर्ण अंक कौन सा होता है? 3 होता है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो आपको अंक कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। और यदि वर्ग ज्ञात करते हैं तो अंक डबल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? अंक डबल हो जाते हैं, ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन है, 1728 के घनमूल में इकाई का अंक होगा। घनमूल में इकाई का अंक होगा, आपको क्या ज्ञात करना है? घनमूल। तो घनमूल क्या होता है? जैसे 2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। 2 का घन विद्यार्थियों होता है 8। कितना होता है? 8। ऐसे कैसे हो रहा है? एक मिनट। 2 का घन होता है 8, ठीक है। अब 2 का घन 8 है और 8 का घनमूल है ना, वह 2 है। तो इसने पूछा है कि भाई ये कैसी संख्या है और इसका इकाई अंक है हमारा 8। घनमूल ज्ञात करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा? तो जिस संख्या का इकाई अंक विद्यार्थियों 8 होता है, तो घनमूल ज्ञात करते हैं ना, तब उसका इकाई अंक आपको मिलता है 2। क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो ऑप्शन जो हमारा स है वो करेक्ट हो जाएगा। एक आपको मैं और सलाह देता हूँ, आपको 1 से 20 तक, 1 से 20 तक नहीं तो कम से कम 1 से 10 तक वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से 10 तक आपको घन भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपको वर्ग और घन याद रहेंगे तो ये इकाई अंकों से संबंधित या अंकों की संख्या से संबंधित पूछ लिया जाएगा सवाल, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, अंकित मूल्य पर दी गई सूट कहलाती है। ये क्वेश्चन मैंने एक पहले प्रैक्टिस पेपर हल करवाया, उसमें भी बताया हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अंकित मूल्य पर दी हुई सूट होती है ना, उससे हम बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, 3x कोष्टक x प्लस वाई का गुणनफल होगा। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं।
3x और कोष्टक के अंदर है x प्लस वाई। आपको पता है कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उन सभी से मल्टीप्लाई करती है। तो 3x x से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 और x की पावर हो जाएगी 2। ये प्लस तो ये भी प्लस रहेगा। 3x y से गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 3x का x और y का y। तो ये वाला जिस ऑप्शन में वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन में है हमारे 3x² प्लस 3xy। ऑप्शन नंबर अ है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है 8वां। 2 इंटू CR की घात 2 का सरल रूप है, इसका सरल रूप है। तो यहाँ पर इन कोष्टक की घात दी गई, इसका मतलब ये है कि CR की घात भी 2 है और 2 की घात भी 2 है। और इस प्रकार से इनको लिखे तो ये अंदर वाली दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई भी करती हैं। तो 4 दूनी 8 और 8 की घात 2, ये भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 8 की घात 2 का मतलब होता है 64। 8 इंटू 8 यानी 64 होते हैं, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके यदि 2 की घात 2 और CR की घात 2 वाला ऑप्शन है वो भी राइट है। यदि आपके मान लो ऐसा नहीं हो के ऐसे आ जाता है 8 की घात 2 तो भी राइट है। और ये होता है 64, ये आ जाए तो भी आपके राइट है। तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वहाँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 की घात यहाँ 2 है और CR की घात भी 2 है। तो ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ है जो हमारा राइट हो जाएगा। अब इसमें भी है लेकिन यहाँ पर ये भाग में है, यहाँ पर भी है लेकिन ये बट्टे में है, यहाँ पर भी है लेकिन ये अकेला से है। तो 4 और 2 को जोड़ने पर से होती है, ये तो मल्टीप्लाई की बात है, तो मल्टीप्लाई ही करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन अ है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे खंड ब है जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर पहला है यानी खंड ब का और क्रम वाइज ये 9वां क्वेश्चन है। 4/7 प्लस 6/11 का मान है। ये भिन्नों की हो रही जोड़। जब भी दो संख्याओं दो भिन्न है और उनकी जोड़ करनी है तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर समझते हैं। 4/7 प्लस 6/11 क्या करना है? लसब के लिए तो इन दोनों को रो को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 7 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 7 77 होता है। और उसके बाद में इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले वाले अंश को दूसरे वाले हर से, तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होते हैं हमारे 44। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस डालना है। और ऐसे वापस क्रॉस मल्टीप्लाई यानी दूसरे वाला हर दूसरा वाला अंश तो पहले वाला हर से मल्टीप्लाई, तो 6 7 42 होते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। आगे इसको हम जोड़ देते हैं। 44 और 42 ये हो गए हमारे 80 और 86 86/77 दैट इज आंसर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ऐसे व्यवस्थित आपको लिखना है। उसके बाद का क्वेश्चन है 10वां। समीकरण 5x + 10 = 14 + 3x को हल कीजिए। तो इसको हल करते हैं। समीकरण हल करने के लिए एक बार तो समीकरण को ऐसा का ऐसा लिखते हैं। यदि स्पेस ज़्यादा मिले तो लिखना, नहीं तो आप डायरेक्ट हल कर देना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5x, ये प्लस का 10 उधर भेज देंगे, 3x उधर कहें तो इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि 3x सर राशि है। ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x। और बराबर में ऑलरेडी 14 है और यहाँ पर ये 10 प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब आगे इसको हल करते हैं। 5x में से 3x जाते तो आपको पता है पीछे कितने रहते हैं 2x। और इन दोनों का प्लस करते तो कितना होता है 14 - 10 यानी 4 रहता है ना। आगे इसका हल, x की वैल्यू ज्ञात करनी तो x को यहीं पर छोड़ा, बराबर में हमारे 4 है। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ये गया डिवाइड में और यहाँ पर भाग गया हमारे x बराबर 2 का भाग 4 में गया 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर आपने पक्षांतरण किया है तो यहाँ पर अवश्य लिखना है पक्षांतरण, ठीक है। पक्षांतरण ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण घन। तो कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, या कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो हम 81 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। ये रहे 81, 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 27 बार। उसके बाद में 27 में भी 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 9 बार। 9 में भी 3 का भाग जाता है, कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का भाग जाता है 1 टाइम। अब हम इसके यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 81 के जो हमारे फैक्टर हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार आ रहे है ना। तो यदि कोई पूर्ण घन संख्या है तो उसमें 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। कितने कितने के जोड़े बनने चाहिए? 3 3 के। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा एक बना है, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको बाद में देखेंगे। तो एक जोड़ा बन रहा है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है भाग देने पर। तो भाग देने का मतलब जो जोड़ा बन रहा है और उसके अलावा जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको भगा दो, हटा दो।
ये गुणा में है तो गुणे वाले को हटाने के लिए भाग करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम 3 को हटा देंगे। और यदि यहाँ पर ऐसे पूछ लिया जाता कि 81 को किस से गुणा करें कि ये गुणनफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हमारा 1 3 तो था, जोड़ा बनाने के लिए 2 3 और की आवश्यकता थी, यानी 3 × 3 यानी 9 से गुणा करते। भगाने की बात कर रहे हैं, भाग देने की बात कर रहे हैं, तो इस 3 को भगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या 81 को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा, ऐसे हमें लिखना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और वर्ग या वर्गमूल में भी यही होता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है 6/5 का प्रतिशत लिखिए। इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो बीनी चाहिए होती, बीनी तो प्राप्त करनी पड़ती है। और यहाँ पर बीन दी गई, इसको प्रतिशत में लिखना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये 5 का भाग 5 में जा रहा है 1 टाइम, और 100 में 5 का भाग जाता है आपके 20 बार। और 100 को 20 से गुणा करने पर 100 दूनी 12 यानी 120 होता है। तो ये 120% हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, हमने आपके प्रत्येक विषय के बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। यदि ये खुल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी खुल नहीं रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर ये प्लेलिस्ट ओपन हो गई है, यहाँ पर ये वीडियोज़ हैं और यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है। यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाओगे या फिर आप कोर्स सेक्शन में जाओगे तो भी आपको प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपके विषय के जो भी विषय हैं, जो भी कक्षा है, उन सभी के यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। चाहे कक्षा 5वीं हो, 6ठी हो, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, सभी के और सभी विषयों के। तो एक बार ज़रूर वहाँ जाके चेक करना। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, जो हमारा खंड स है, जिसके अंदर लघुत्रात्मक प्रश्न है। और ये क्वेश्चन हमारे 13 से 22 तक रहने वाले हैं और ये 4 अंक के रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान से रिलेटेड है। तो इस 13वें का पहला क्वेश्चन है कि किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका खाली जगह कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक आकृति बनाई, ठीक है। अब इसके चारों ओर की दूरी, यानी यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करता है और घूमता घूमता इसके किनारे किनारे घूमता घूमता वापस यहाँ तक आता है, तो इसके चारों ओर जो इसने एक चक्कर काटा, ये दूरी इसने तय की, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। और किसी भी वस्तु द्वारा या किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये परिमाप राइट हो जाएगा। इसका सेकंड है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा खाली जगह। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर ये चौड़ाई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6l²। तो ये हो जाएगा 6l²। किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 6l² इसका फॉर्मूला रहता है। ओनली पर 4 पृष्ठों का ज्ञात करना है तो 4l²। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है 13वें का वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। क्या होता है, πr²। 2πr वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है जो सत्य असत्य से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर हमारे कह रहा है कि -4⁵ भाग -4⁵ बराबर 1/-4⁵ होती है। तो हम देखते हैं, हल करते हैं। यदि भाग हो रहा है और आधार सेम होते हैं तो घातें माइनस करती है। क्या करती है, घातें माइनस करती है। तो 5 इसके अंदर से माइनस करेंगे हम, घात दूसरी क्या है हमारी 8 है, इसको माइनस करेंगे। तो 5 में से 8 घटाते हैं तो 5 में से 8 नहीं जाते तो 8 में से 5 घटे तो पीछे रह गए 3। बड़ी संख्या हमारे 8 है जो माइनस की है, तो उत्तर माइनस में रहेगा। तो इसका आंसर हमें ये मिल रहा है -4 और इसकी घात हमें मिल रही है -3। क्या मिल रही है, -3। तो माइनस की घात को प्लस में करने के लिए हम जो भी आधार होता है ना उसका व्युत्क्रम यानी उसको उल्टा करते हैं। अंश बटा हर को हर बटा अंश के रूप में लिखते हैं। तो इसके बट्टे में 1 है ना, हमें दिख नहीं रहा था बट होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-4। अब इसकी जो माइनस की घात 3 थी ना, ये प्लस की हो जाएगी। ये किसकी, 4 की थी तो 4 की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन राइट है, सत्य है।
नेक्स्ट है हमारे 1/2 की घात 3, इसका वापिस होल स्क्वायर है, तो बराबर में इसने बोला 1/2 की घात 6। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब भी कोई संख्या है और उसकी डबल घातें होती है, एक कोष्टक के अंदर और एक कोष्टक के बाहर, तो वो आपस में दोनों क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। तो 1 की घात तो यहाँ कुछ है नहीं, और इस 2 से गुणा करेगा तो 2 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 1 को 10 बार गुणे में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ 2 की घात 3 है और 1 है 2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगी, 3 और 2, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करके कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 की घात हो जाएगी 6, और 1 की घात भी 6 आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बात भी इसकी कैसी है, राइट है। नेक्स्ट आपके तीसरा क्वेश्चन है 2+3+4+, मान लो यहाँ पर और कोई संख्या थी या फिर नहीं थी संख्या, मान लो ऐसे 2+3+4 और इस पूरे कोष्टक की घात है 0। तो यदि पूरे कोष्टक की घात 0 है तो उसकी वैल्यू होती है विद्यार्थियों 1। चाहे एक अंक है, कोई भी संख्या n है और इसकी घात 0 है, तो भी इसकी वैल्यू 1 है। और कितना भी बड़ा कोष्टक के अंदर कुछ भी हो रहा है, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो रहा है, और इस पूरे की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू है आपके 1। आपको ज़्यादा दिक्कत मतलब कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, लेकिन इसने बोला है 9, जो इसकी बात है असत्य। तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य। नेक्स्ट हमारे चौथा क्वेश्चन है 5 की घात 2 भाग 5 की घात 4 बराबर 5 की घात-2। सॉल्व करते हैं इसको भी, ये 14वें के पहले के जैसे भाग हो रहा है तो घातें तो माइनस करती है, आपको पता ही है। तो आदर्श है हमें इसी कारण से, तो 2 में से घटाएंगे हम 4, तो पीछे माइनस के 2 ही बचते हैं, तो यहाँ पर ये बात इसकी सत्य है, ठीक है ना। माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 1/5 की घात 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां है, जो आपको स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। ये 4 अंकों का क्वेश्चन रहेगा। स्तंभ अ में यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, बहुपद दिए गए हैं जिसके मल्टीप्लाई करने हैं, और यहाँ पर स्तंभ ब में इसके मतलब गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो एक पदी को एक पदी से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 से गुणा करके कितना बनाता है, 12 बनाता है। एक प्लस है एक माइनस है, तो ये माइनस बनाएगा, और एक्स वाई से गुणा करके बनेगा एक्स वाई, तो ये -12 XY से मिलान करेगा, तो ये इससे मिलान करेगा। उसके बाद में ये माइनस माइनस से गुणा करके प्लस बनेगा, और CR 3 से गुणा करके 12 बनता है, YX से गुणा करके बनता है XY। ये प्लस के 12XY से मिलान करेगा इससे। और यहाँ पर 12P 0 से गुणा कर रहा है, तो कोई भी संख्या यदि 0 से मल्टीप्लाई करती है तो आंसर सदैव 0 ही आता है, तो ये 1 से मिलान करेगा। और ये वाला रह जाएगा, वो इससे मिलान करेगा, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस है ये माइनस है, तो उत्तर माइनस में आएगा, और 5 2 से गुणा करके 10 बनाएगा। M से गुणा करके M की घात 2 और N से गुणा करके N की घात 2, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला है एक इक्का आने की प्रायिकता। ये ताश के पत्तों से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुल ताश के पत्ते होते हैं 52, इसमें से एक इक्का निकालना है। तो इक्के कितने होते हैं, इक्के होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। तो हमें इक्के की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो अंश में हम रखेंगे 4, क्योंकि इक्के 4 है, और बट्टे में कुल परिणाम जो हमारे हैं 52। काटते हैं तो 4 का भाग 4 में जाता है 1 बार, और 52 में ये जाता है 13 बार, ठीक है ना। तो 1/13 हो गया। उसके बाद में एक लाल पत्ता आने की प्रायिकता। अब ताश के पत्तों में लाल पत्ते होते हैं आपके 26, और 26 होते हैं आपके ब्लैक पत्ते। तो लाल पत्ते प्राप्त करने तो उचित परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है 26, और कुल परिणाम है हमारे 52, और काटने पर यह आ गया 1/2, यानी 2 पत्ते निकालोगे तो 1 पत्ता आपके लाल आने की संभावना बनती है। उसके बाद में पूछा गया कि काला रंग का पत्ता प्राप्त करने का। तो काले भी 26 है, तो 26/52, यानी इसकी भी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी आधे पत्ते आपके काले हैं, आधे पत्ते लाल हैं। उसके बाद में ये सोता है एक तस्वीर वाला पत्ता। एक तस्वीर वाला, तो तस्वीर उसमें 3 होती है। एक तो होता है के फोर, मैं तो किंग ही बोलता हूँ, न जाने उसको कहते क्या है। एक तो के होता है, और एक होता है गुलाम, जिसे जे बोलते हैं, और एक होता है उसमें क्वीन। क्वीन, ये 3 पत्ते होते हैं जिसके ऊपर आपके चित्र होते हैं। अब ये जो किंग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जी जो गुलाम वो कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। अब गुलाम वगैरह क्या बोलते हैं, ज़्यादा मुझे ताश के पत्तों का ज्ञान नहीं है, बट ये नाम देखते हैं उस क्वेश्चनों के अनुसार। ये मैंने गणित में पढ़ा, और कहीं पर रियल में ताश के पत्ते
हाथ में नहीं ली अभी तक। और क्वीन होती है 4, क्वीन भी होती है 4। अब इन दो तीनों को जोड़ते तो ये कितने होते, 4 4 8 और 4 12, कुल पत्ते तो हो गए हमारे 12 परिणाम। और परिणाम हमारे 12 हैं जो अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम होते हैं 52। अब कट रहे हैं तो काट के इसको कर दो छोटा। 2 का भाग इसमें गया 6 बार, और 2 का भाग इसमें गया हमारे 26 बार। 2 का भाग इसमें गया हमारे 3 बार, और इसमें गया हमारे 13 बार। तो 3/13 ये इसकी प्रायिकता रहेगी। उसके बाद में हमारे 14वां क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 1766 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों में से एक तो पूछा ही जाएगा। तो हमें 1766 के निकालने, तो हम 1766 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1766 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये रहे हमारे 1766, सम संख्या है 66 है, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे, 17 में गया हमारे 8 बार, एक रह गया पीछे, वापस 16 बन के 16 में 8 बार हो रहा है, 4 है, 4 में जाएगा 2 बार। इसमें वापस सम संख्या 2 का भाग जाएगा हमारे 4 बार, 4 बार और 1 बार। यहाँ पर 4 और 4 8 और 1 9, यानी अब जा रहा है इसमें 3 का भाग। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाता है देखते हैं। तो 3 का भाग 4 में गया पहले 1 बार, पीछे 1 रहा, वो यहाँ पर हमने लिखा, तो ये हो गई 14। तो 4 4 तिया 12, अब जाएगा 3 का भाग 4 बार, तो 12 पीछे 2 रह गए, यहाँ उतारे तो 21 हो गई। अब 3 का भाग 21 में जाता है 7 बार। अब 7 4 और 1 इनकी जोड़ होती है हमारे 5, 7 5 12, अभी भी 3 का भाग जा रहा है हमारे। 3 का भाग जाता है इनमें, पहले गया हमारे 4 बार, और उसके बाद में हमारे यहाँ रह गए 2, तो भाग गया 9 बार। अब जाएगा भाग 7 का डायरेक्ट, और 7 का भाग 7 में 1 बार। अब इसके फैक्टर जो हमारे आए हम यहाँ पर लिखेंगे, अंडरूट 1766 इज इक्वल टू 2 × 2, इसके ऊपर भी अंडरूट है, ठीक है, 2 × 2 × ये, फिर 3 × 3 × 7 × 7। अब अंडरूट से बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे 1766 इज इक्वल टू, जब 2 2 के जोड़े बनाएंगे, जब संख्या एक ही संख्या 2 बार आती है ना, तो उनको 1 बार लिखते हैं। 2 2 बार आई 1 बार लिखा, मल्टीप्लाई 3 2 बार आए 1 बार लिखा, 7 2 बार आए 1 बार लिखेंगे। और ये हो गया हमारे 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। ये इसका हो गया क्या, वर्गमूल, किसका, 1766 का। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स 1600 में खरीदता है, यदि बट्टे की दर 20% है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। जब अंकित मूल्य ज्ञात करना, तो इसको सिंपल तरीका, आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका लेके आया हूँ, आप आसानी से इसको हल कर देंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे कि भाई बट्टा कितना है। बट्टा कितना है, तो बट्टा तो है आपके 20%। कितना है, 20%। तो अब जो भी पैसे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य है वो कितना लग रहा है। विक्रय मूल्य का प्रतिशत है वो हमारे लग रहा है 80%, है ना। 20% की छूट है, तो वस्तु मिल कितने में रही है, या कितने में बेच रहे, 80% में बेच रहे हैं। अब जो ये 80% है ना, वो हमारी संख्या 1600 है, क्योंकि 20% छूट मिल गई। अब जो मूल्य रहा वो हमारा 80% रहा है, और 80% जो मूल्य रहा है वो है हमारा 1600। तो अब इसका रियल मूल्य क्या था वो हमें पता करना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करते, तो हम मान लेते, माना अंकित मूल्य बराबर x रुपये। कितना, x रुपये। तब अंकित मूल्य जो आपका था ना, इस अंकित मूल्य का जो भी आपका अंकित मूल्य था, इस अंकित मूल्य का जो 80% था ना, 80% था जो आपने मूल्य दिया है, वो है आपके 1600। क्या है, 1600। x का यानी अंकित मूल्य का 80% है, वो हमारा 1600 है, क्योंकि 20% तो छूट है जो हमें पता नहीं है। लेकिन जो अब वस्तु को खरीदने पर आपने जो खरीदा है, इसका जो क्रय मूल्य है वो 1600 है, और जो चार्ज था वो 20% काटने के बाद में उसने 80% आपके पास से वसूले हैं। तो x का अंकित मूल्य का 80% है वो 1600 है। अब इसको सॉल्व करते आगे, समीकरण बन गया ये हमारा। तो x को हम यहीं पर छोड़ देंगे, और बराबर में ऑलरेडी आपके कितने हैं, 1600 है। ये गुणे में है 80/100, तो उधर जाके ये भाग करेगा, यानी वापस से ये गुणा ही करेगा। 80/100 है, तो ये हो जाएगा 100/80, है ना। अब 0 से 0 हम काट देते हैं, और 8 का भाग
16 में डायरेक्ट हम देते हैं या 1600 में देते हैं तो ये भाग जाता है हमारे 200 बार। 200 को यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो x की वैल्यू हमारे आती है 200 इंटू 10 यानी 2000। उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 2000 था। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए। यहाँ पर मैं आकृतियाँ बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये मान लो आपके एक घन है, ठीक है। अब इसकी जो ये भुजा है ना, ये आपके एल है, कितनी है, एल। अब इसको आप दुगुना करते हो तो यहाँ पर इसी आकृति को मैं थोड़ा दोबारा बनाता हूँ। अब की बार इसको दुगुना करेंगे। ये वापस से घन है, क्या किया है हमने, इसकी भुजा को डबल कर दिया है। ये एल है तो अब की बार ये भुजा है ना, यहाँ से लगा कर यहाँ तक इसकी जो भुजा है ये हमारे 2l है। कितनी है, 2l, क्योंकि डबल कर दिया है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो पहले हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6l स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6l स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अकॉर्डिंग यदि एल थी तो हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 6l स्क्वायर। यदि भुजा को दुगुना कर दिया जाए, यदि भुजा को दुगुना किया जाए तब तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल है हमारे, वापस से ये लिख देंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6l स्क्वायर। अब देखो 6 का तो 6 इंटू एल का, हम अब की बार हमारी भुजा कितनी है, 2l है। तो इस l के स्थान पर हम लिखेंगे 2l, और इस l का स्क्वायर है तो इस वाली भुजा का हम स्क्वायर करेंगे। अब देखो 6 का तो हमारे रह गया 6, और 2 का स्क्वायर हमारे होता है, या मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर होता है हमारे 4, और l का स्क्वायर होता है l स्क्वायर, है ना। अब आगे हल करते तो 600 के 24l स्क्वायर। तो बताओ इसके भुजा को डबल कर दोगे तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 24 गुना वृद्धि हो जाएगी। कितने गुना, 24 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 बॉक्सों में 12 बोतलें प्रति बॉक्स रखी जाती है। यदि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें रखी जाए तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। ये अनुपातिक नियम से हम हल करेंगे, समानुपात नियम जो हमने पढ़ा है, अनुपात और समानुपात, ऐसा कुछ आपके प्रश्नावली का नाम है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बॉक्सों की संख्या, और यहाँ पर लिखते हैं बोतलों की संख्या। एग्जाम में आप इसी टाइप से सॉल्व करना, बहुत इजी हो जाएगा। अब बॉक्सों की संख्या देखो कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बॉक्सों की संख्या 25, और बोतलों की संख्या 12, एक बॉक्स में 12 बोतलें। उसके बाद में यदि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें, अगर बोतलें हम कर देते हैं 20, कितनी 20, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। तो बॉक्स कितने भरे जाएंगे, मान लिया हमने x, क्या मान लिया x, ये अनुपात में है ना। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दो और आगे इसका समीकरण बना के हल करते हैं। अब देखो इन दोनों में तो बड़ा ये 20 है, हमको पता है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है ये पता करना है। यदि बच्चों एक बॉक्स के अंदर 12 बोतलें रखते हैं तो 25 बॉक्स भरे जाते हैं। अगर एक बॉक्स में हम 20 बोतलें रखेंगे तो बोतलें जो बॉक्स भरेंगे वो 25 से ज़्यादा भरेंगे या कम। 12 बोतल रखते हैं, एक बॉक्स में 12 बोतल रखते हैं तो 25 बॉक्स भरे जाते हैं। अब यदि हम एक बॉक्स में 20 बोतलें रखेंगे तो बॉक्स कितने भरे जाएंगे, 25 से ज़्यादा या कम। तो 25 से कम भरे जाएंगे। तो इन दोनों में बड़ा ये हमें पता करना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों इस साइड से यदि आप बड़ी संख्या लेते हो तो इस साइड से छोटी संख्या, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा रखा ताकि ये बड़ी संख्या है, इधर यह पॉइंट रखा मतलब ये बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा 25 है, इन दोनों में बड़ा 20 है। तो इधर से मैं छोटी संख्या x को लेता हूँ, और तो उधर से मैं इधर से छोटी तो उधर से बड़ी लूँगा, और इधर बड़ा कौन है 20। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 20x। बराबर में यहाँ से मैं बड़ी संख्या लेता तो उधर से छोटी लूँगा, जो यहाँ पर बड़ी 25 है उधर छोटी 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 25 × 12। सही से समझते रहना। आगे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x को यहीं पर छोड़ दो। बराबर में ऑलरेडी है हमारे 25 × 12, ये 20 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमारे
भाग जा रहा है 5 का, 25 में 5 बार, और 20 में 5 का भाग जा रहा है हमारे 4 बार। 4 का भाग 4 में 1 बार, और 12 में जा रहा है हमारे 3 बार। क्या बच रहा है? एक्स बराबर हमारे 5 इंटू 3, यानी x इज इक्वल टू हो गया हमारे 5 या 15। कितने बॉक्स भरे जाएंगे? 15 बॉक्स भरे जाएंगे। इस विधि से आपको हल करना है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, जो समीकरण है। समीकरण कह रहा है कि ये इस प्रकार से समीकरण 3 कोष्टक 5z माइनस 7 कोष्टक बंद -2 कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस 13 कोष्टक बंद -17 को सरल कीजिए और हल भी कीजिए। मतलब सरल करके आपको इसको हल करना है। तो आपको पता है कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उन सभी से मल्टीप्लाई करती है। तो ये 3 5z से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा हमारे 15z। कितना हो जाएगा? 15z। और ये 3 -7 से भी गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 21, 7 या 21। अब आगे -2 9z से गुणा करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18z। उसके बाद में माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 11 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 22 बराबर में 4 8 से गुणा करेगा तो 800 के 32, और z का z हो गया। ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, और 4 13 से गुणा करेगा तो ये होगा हो जाएगा 13 चौके 52। यहाँ पर हो गए हमारे 52। ये फिर माइनस का 17 है पीछे, माइनस का 17। अब इसका हम कर देंगे पक्षांतर। कुछ जुड़ते तो जोड़ते हैं। ये 15z प्लस के, ये माइनस के 18z, तो इनको घटाने पर रह रहे हैं हमारे पीछे माइनस के 3z। थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं ताकि ये थोड़ा सरल हो जाए। -3z, और यहाँ पर माइनस के 21 है, और यहाँ पर प्लस के 22 है। तो इन दोनों को घटाने पर हमारे पीछे रहता है प्लस का 1। कितना रहता है? प्लस का 1 बराबर में उधर भी देखते हैं। 32 का तो 32 रखो, 32z, और यहाँ पर ये माइनस के 52 है, और इधर है माइनस के 17। तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो माइनस माइनस आप रहेगा तो माइनस ही, लेकिन हो जाएगा प्लस। तो ये होते हैं हमारे 65 और 1 से, और 7 और 2 9, 69 हो रहे। ठीक है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। और भी -3z जी -3z, 32z प्लस का इधर आया तो ये होगा माइनस का 32z, 32z बराबर में हमारे माइनस के 69। कितने हैं? 69। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब आगे इसको हल करते हैं। माइनस के 3z और माइनस के 32z, तो 32 और 3 होते हैं माइनस के 35z, और बराबर में हमारे माइनस का 69 और माइनस का 1, तो ये हो जाएंगे माइनस के 70। नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं। z की वैल्यू फाइंड करनी, तो z को यहीं पर रखा। बराबर में आपके माइनस के 70 हैं। ये देखो, ये माइनस के 35 गुणा कर रहा है तो आपके आएगा भाग में, माइनस गुणा वाला भाग में जाता है। ये 35 आ गया भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 35 का भाग 70 में गया आपके 2 बार। तो आपके z की वैल्यू आ गई है 2। कितनी आ गई? 2। इस प्रकार से ये हल हो गया। नेक्स्ट हमारे 22वां क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी द्वारा 24 घंटों के दौरान विभिन्न गतिविधियों में व्यतीत किया गया समय नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए जो आपको रिक्त स्थान मिलेगी उसके एक साइड के अंदर आपको ऐसे वर्ग प्रकार की सहायता से बना लेना, और रेखा एक आपको खींच लेनी, मतलब एक त्रिज्या खींच लेनी। अब इन सभी का आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक का केंद्रीय कोण, प्रत्येक का केंद्रीय कोण। सारणी बनाओ तो अच्छी बात है, लेकिन सारणी बनाने के लिए जगह कम पड़ेगी, इसलिए आप प्रत्येक का अलग अलग निकाल लेना। सबसे पहले हम सोना, यानी वो विद्यार्थी कितने समय तक सोता है, उनका केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो सोता है ये विद्यार्थी 8 घंटे, तो अंश में हम 8 रखेंगे, और बट्टे में हमेशा कुल समय होता है जो है 24 घंटे। कितना है? 24। केंद्रीय कोण ज्ञात करना तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 का भाग 24 के अंदर यदि हम 12 का भाग देते तो 12 एक 12, 12 दूनी 24, और इसमें जाता है 12 3 36, यानी 30 बार जाता है। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है आपके 15 बार। तो 24 से ये 360, 24 का भाग 360 में 15 बार जाता है, ये बात फिक्स हो गई। अब 15 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 15 अट्ठे 105, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 105 डिग्री। किसका आया? सोने का। 120 आता है। ठीक है। 15 अट्ठे 120, 120 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर चंदे मामा को रखेंगे और 120 डिग्री का कोण बना लेंगे ऐसे।
जहाँ जितना भी बनता है वो 15 × 8 = 120 होता है। उसके बाद में अब सोने का हो गया, तो अब हम स्कूल का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ नीचे रिक्त स्थान होगी, वहाँ पर करो। स्कूल का यहाँ पर हम करते हैं। स्कूल कितने घंटे? 6 घंटे, कुल 24 घंटे। केंद्रीय कोण ज्ञात करना, 360 से मल्टीप्लाई। 24 का भाग 360 में जाता है हमारे 15 बार, और 15 को यदि हम 6 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 सौ 60, 15 पंजे 75, 15 सके 96, है ना। तो ये होता है हमारे 96। तो यहाँ पर हमारे 6 हैं और यहाँ पर है 15। 15 को 6 से गुणा करते तो यहाँ पर होते 15 सके 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब की बार चंदा को यहाँ रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर ऐसे बना देंगे 90 डिग्री का कोण। उसके बाद में इसी प्रकार से गृह कार्य का ज्ञात करेंगे। गृह कार्य 4 हैं, कुल 24 घंटे हैं, 360 से गुणा करेंगे, ये क्या 15 बार और 1500 के 60 हो गया। अब हमारे 60 डिग्री का कोण संदेह मामा को यहाँ रखेंगे और 60 डिग्री का कोण बना देंगे। 60 डिग्री का ये बना दिया हमने, या 60 डिग्री का ये हो गया हमारे गृह कार्य का। इसी प्रकार से खेल का ज्ञात करेंगे, तो खेल भी 4 घंटे, तो वापस से हमारे ये बनेगा इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण, और उसके बाद में अन्य 2 घंटे जो हमारे बच जाए है वो बन जाएगा हमारे 30 डिग्री का कोण, और जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना, सभी को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना है। नेक्स्ट हमारा खंड जो 2 है उसको हल करते, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन भी 8-8 अंक का रहता है, और अथवा में भी रहती है, कोई दिक्कत जैसी ज़्यादा बात नहीं है। यहाँ पर 23वां है, जिसके अंदर आपके बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। या तो गुणनखंड करो या फिर भाग करो, अथवा हम भाग रहेंगे तो दोनों में से एक आपको करना है। आपको गुणनखंड और भाग दोनों ही सीख लेने चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना। तो अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। जब भी हम देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या है, हमारे 4 पद है। कितने पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो इसमें डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते हैं, ये जोड़ा बना दिया और इधर ये जोड़ा बन रहा है। तो इन दोनों में यहाँ पर हम देखते हैं, तो बच्चों यहाँ एल एम प्लस 1 है, और यहाँ है एम प्लस 1, एल एम प्लस 1, और यहाँ पर है एम प्लस 1। तो इनको लेते हैं भाई, कोई कॉमन आए तो अच्छी बात है, नहीं आए कॉमन तो भी अच्छी बात है। इसको एक अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वो भी हम तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक। और एक कॉमन आएगा तो कोष्टक में तो यही बचेगा, है कि नहीं। तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, और इसमें ले तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पहले हम कोष्टक को हटाते, एल एम प्लस 1 प्लस एम प्लस 1। यहाँ एल एम प्लस एल है या 1 है, यहाँ पर मुझे कोई फिक्स पता नहीं है, न जाने क्या है जरूर। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर एल एम का तो एल एम रहा, प्लस का 1 और प्लस का 1, ये प्लस के 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? प्लस के 2, जो पीछे भेज देंगे, और ये एम को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। एम यहाँ पर आ गया हमारा, और ये प्लस का 2। अब हम इसमें पूरे को इस प्रकार से रख के कॉमन ले लेंगे। तो पूरे को देखते तो भी इसमें कोई कॉमन आने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिया है, या तो ये गलत है या इसका कोई तरीका अलग है। उसको हम अगले क्वेश्चन में इसके जो भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, क्योंकि इस पर मुझे थोड़ा शक लग रहा है। क्योंकि इसको अलग तरीके से हम हल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके बुक में है नहीं। ये 9th क्लास में है इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं, क्वेश्चन में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास किताब है, थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि इसके आपको हल करने के 2 तरीके दिए गए हैं किताब में। गुणनखंड प्रश्नावली 13, 11। गुणनखंड क्या है? एल एम वाला क्वेश्चन में देखना है। यहाँ पर है, हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखने में ही गलती है। ये देखो, यहाँ पर इसके हैं, यहाँ पर भी एल है, ठीक है ना, ये एल है, दिख रहा है 1 के जैसा एल है। तो अब हम इसमें ये ऐसे 2 और यहाँ पर भी ये जोड़ा। अब इनमें हम कॉमन लेते तो कॉमन आता है हमारा एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, यहाँ पर बस क्या एम, प्लस एल का भाग एल में गया 1 बार। और इन दोनों में
कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन लेते हैं और या कोष्टक के अंदर आपके m+1 बचेगा। अब दोनों कोष्टक सेम है तो एक बार तो हम कोष्टक लिखते हैं m+1 और एक बार कोष्टक के बाहर वाली संख्या जो है l+1, ये हमारे फैक्टर हो गए, है ना। इसमें आंसर क्या है मैं देख लेता हूँ। अब बिल्कुल राइट है, यही आंसर आता है। अब यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पर हैं 16x⁵ माइनस 144x⁵3। तो यहाँ पर दो पद हैं, तो दो पद होते हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट दो पद है तो उसका आपको जोड़ा बना लेना है, दोनों पदों का जोड़ा बना लो और डायरेक्ट कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमारे कॉमन आता है एक तो 16, क्योंकि 16 का भाग 16 में भी जाता है और 144 में भी जाता है। और x⁵5, x इधर भी है x इधर भी है तो x भी कॉमन आएगा। और छोटी से छोटी घात x⁵3 है तो x⁵3 कॉमन आएगा। अब 16 से 16 कैंसिल, x⁵3 का भाग x⁵5 में देते तो यहाँ x की घात आपके बचेगी 2, फिर माइनस है तो माइनस। 16 का भाग 144 में जाता है आपके 9 बार, 16 9 में 144, और x⁵3 का भाग x⁵3 में यानी पूरा पूरा ये तो भाग गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। या तो ठीक है 16x की घात तक तो ठीक है, यदि इस कोष्टक के अंदर को देखते हैं तो ये x है ना, इस x को आप स्क्वायर मान लो और -9 है, इसको आप 3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो ऐसे। तो मतलब यहाँ पर अंदर में एक और सरसमिका लग रही, कौन सी, a² माइनस b²। तो ये हम लिखेंगे a² माइनस b² से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, इसको एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे 16x² और इसको यहाँ पर लिखते हैं 16x³ है, स्क्वायर नहीं क्यूब है। और फिर हमारे हो जाएगा एक बार तो इनको लिखेंगे हम प्लस में, यानी ऐसे x+3 और दूसरी बार लिखेंगे x-3, ऐसे इसके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर सरसमिका लगेगी अलग से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 4 पद है तो इनको थोड़ा पहले व्यवस्थित करेंगे हम, क्योंकि असर राशि 20 में है तो पीछे भेजेंगे। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे xy, उसके बाद में x वाला लेंगे माइनस का 9x, उसके बाद में y वाला माइनस का 4y और उसके बाद में से। अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से ये जोड़ा बन रहा है और यहाँ से ये जोड़ा बन रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 3 और x। 3 का भाग से में 2 बार, x से x कैंसिल, यहाँ पर y प्लस माइनस माइनस, 3 का भाग यहाँ पर 3 बार और x to x कैंसिल, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया और यहाँ पर कॉमन आ रहा है और 2 हमारे, 2 का भाग 4 में गया हमारे 2 बार और यहाँ पर बच गया y माइनस प्लस माइनस और 2 का भाग 6 में गया आपके 3 बार। एक बार कोष्टक लिखेंगे जो है हमारा 2y माइनस 3 और एक बार लिखेंगे कोष्टक के बाहर वाली संख्या जो है हमारी 3x माइनस 2। ये हो गया इसके हल। यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो इसके हल करने के 2 ही तरीके हैं। सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, वैसे इसको 3-4 तरीके से हम हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि इस पूरे का यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पर बीच में माइनस है, तो मतलब इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो a² माइनस b², तो उसके अकॉर्डिंग एक बार इसको प्लस में लिखना, एक बार माइनस में, और आंसर आ जाएगा। और यदि ऐसे नहीं करते हो तो यहाँ पर ये इसको a मानते और इसको b मानते तो a+b का होल स्क्वायर ऐसे हो रहा है, तो a+b के होल स्क्वायर के रूप में इसको खोलो और इसको a-b के होल स्क्वायर के रूप में खोलो, फिर इसमें से इसको घटा दो क्योंकि ये माइनस कह रहा है, तो भी आपका आंसर तो वही आने वाला है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। तो हम इसमें यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। मैं इस पूरे को ए मान लेता हूँ, मैं ए मान लेता हूँ इस पूरे को, किसको, l प्लस m को, और मैं b मान लेता हूँ इस वाले को जो क्या है मेरा l माइनस m है। अब इसके अनुसार हम a² माइनस b² के रूप में, a² माइनस b² के रूप में, एक बार इसको मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार लिखूंगा माइनस में। तो ये हमारा a है, इसको मैं प्लस में लिखता हूँ, यानी एक बार तो लिखूंगा मैं, यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टी भी, a² माइनस b² होता है ना, तो इसको हम एक बार तो लिखेंगे a प्लस बी ऐसे प्लस में, और एक बार लिखेंगे a माइनस बी ऐसे माइनस में। तो हमारा a तो है हमारा ये वाला इतना बड़ा है, तो है हमारा l प्लस m, ये हमारा a है, ठीक है, प्लस b हमारा क्या है, b है हमारा ये l माइनस m, ये हमारा b। अब इसको हल करना है वापस से, क्योंकि कोष्टकों को खोलेंगे। ये अभी तो हमने एक बार लिखा है प्लस में, अभी माइनस में लिखना बाकी है, तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ये तो ऐसे ही हो जाएगा l प्लस m प्लस प्लस
यानी प्लस एल प्लस माइनस माइनस एम, ये तो हो गया ये वाला। ए को अभी तक हमने एक बार लिखा, ये ए प्लस बी में लिखा, अभी ए माइनस बी में भी लिखेंगे। ए माइनस बी में लिखेंगे तो देखो ए हमारा क्या है, ए है हमारा एल माइनस एम। जी सर, एल माइनस एम कोष्टक डालते हैं, माइनस लिखेंगे अब की बार, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए हमारा ये एल प्लस एम है, ठीक है, ये तो था हमारा एल प्लस एम। और भाई देखो इस प्रकार से ए माइनस बी, तो ए तो हमारा ये इतना बड़ा ये ए है तो ये ए लिखा, उसके बाद में ए माइनस तो ये माइनस, अब बी लिखेंगे और बी है हमारा एल माइनस एम। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा लेकिन एक दो बार आप खुद ट्राई करोगे तो हल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एल प्लस एम माइनस, ये प्लस का है तो माइनस प्लस, माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, इन वाले को हल करते हैं, यहाँ से इसका ये जो आंसर हमारे आया, एक मिनट में देखता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं इसकी कट तो नहीं हो रही है, चलिए ठीक है। अब इस पूरे का आंसर हमारे क्या आ रहा है, देखो ये प्लस का एल है, ये भी प्लस का एल है, तो ये हो गया हमारे प्लस के 2 एल। ये एम प्लस का है और ये एम माइनस का है तो ये कट गया, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये प्लस का एल और ये माइनस का एल, तो ये एल से एल कट गया, है ना। अब ये एम प्लस का और ये एम प्लस का, तो ये हो गया हमारा 2 एम। अब ये कोष्टक में है और ये भी कोष्टक में, मतलब ये ऐसे पास पास में है, 2 तो है एल और 2 ही है एम, दोनों को गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 एल एम, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अथवा में आपके रहेगा भाग वाला, तो अथवा वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम 24वां क्वेश्चन कल करेंगे, कल नहीं अभी करेंगे। और ये मैं लाता हूँ यहाँ से 24वां क्वेश्चन आपके इस प्रकार से। 24वां क्वेश्चन इससे कैसे यार दिख ही नहीं रहा है कुछ, हाँ ठीक है चल रहा है। ये कह रहा है कि आकृति कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए, जबकि एस पी बराबर समांतर आर क्यू, यानी ये और ये समांतर रेखा है। कैसी है, समांतर रेखा है। तो हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज है तो अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो कोण P ये वाला ज्ञात करना है और एक इसने बोला कोण S ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोण 2 ही तो नहीं दिए हुए, बाकी ये तो दिया हुआ है। यहाँ पर ये इस प्रकार का सिंबल है, मतलब ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अब हम हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम, पहले लिख देते सभी कोणों का योग करो, या फिर कोण आप S को मान लो, यहाँ पर लिखेंगे कोण S बराबर 90 डिग्री है। कोण S है वो 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम कोष्टक में लिख सकते हैं SP समांतर RQ। अब आपके समझ में नहीं आया कि सर ने ऐसा क्यों लिखा, क्यों लिखा भैया, क्योंकि जब हमें जानते हैं कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये सीधी रेखा जा रही है। ये यदि 90 डिग्री का कोण है, ये सीधी रेखा जाएगी तो इससे ये समांतर, मतलब यहाँ पर तो ये लंब बन रहा है। क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, इसी कारण से ये 90 डिग्री का कोण हो रहा है ना। उसके बाद में ये अब 3 कोण तो आपके पास है, तो चौथा तो आप ज्ञात कर ही सकते हो, सीधी सी बात है। तो आप लिख दोगे कोण, एक साइड से करते कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री लिख दोगे, अंतः कोणों का योग चतुर्भुज में। अब कोण S तो आपके हैं 90 डिग्री प्लस कोण R हैं आपके 90 डिग्री प्लस कोण Q है आपके 130 डिग्री और कोण P आपको ज्ञात करना है, बराबर में है 360। हम ओनली फॉर कोण P को यहाँ रखते हैं और बाकी वाले को कर देते हैं पक्षांतर, तो उधर 360 तो है ही। अब इन सभी को जोड़ के उधर भेज देते हैं, 9 और 9 18 यानी 180 डिग्री, तो ये हो गया 180 और 100 ये हो गया 200 हमारे 80, 280 और ये 30, तो ये हो गए 310, कितने हो गए 310 डिग्री। और यहाँ पर हमारे कोण P है वो हमारे आ जाएगा 50 डिग्री। देखते हैं एक बार फिर से, हाँ बिल्कुल राइट है, 310 डिग्री होता है। इसको पक्षांतर किया तो, क्योंकि कहीं पर कोई गलती हो जाए तो बच्चे कुछ गलत सीख जाते हैं। उसके बाद में ये आकृति, इसमें भी आपके अथवा में रहेगा। अब ऊपर वाले 2 करो, यहाँ अथवा वाले 2 करो, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। कोण C ज्ञात कीजिए,
कोण सी है ना, इसको ज्ञात करना है, कोण सी को ज्ञात करना है। जबकि ए बी यानी ये रही ए बी और ये रहा आपके डी सी, ये आपके डी सी, ठीक है, ये दोनों के दोनों समांतर हैं। तो देखते हैं, इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। यदि इस रेखा को आप बच्चों इसी प्रकार से ऐसे आगे बढ़ा दें, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, और इस रेखा को ऐसे आप आगे बढ़ा देते हैं, तो मतलब आपके क्या हुआ कि ये त्रिक सीधी रेखा है। कैसी है? त्रिक सीधी रेखा है। और ये आपके क्या बन रहे हैं, ये कोण तो हमेशा बराबर बनते हैं, आपको इतना पता है। और इसी प्रकार से यदि इस रेखा को आप ऐसे आगे बढ़ाते हो और इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाते हो, है ना, और मान लो एक लाइन यहाँ खींचते हो, तो अब आपके अंदर एक गुण लग रहा है समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाओं का गुण लग रहा है कि ये जो कोण होते हैं ना, ये वाला, ये कोण और ये कोण जो आसन कोण है, ये आपके होगा, इन दोनों का योग आपके 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हम लिखेंगे कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, है ना। हमें तो कोण सी ज्ञात करना, तो कोण सी को यहीं पर छोड़ दो, और कोण बी तो आपके हैं कितने का है, 120 डिग्री का है, तो डायरेक्ट मैं उधर ही भेज देता हूँ, 180 माइनस 120, यानी ये आपके कितने का आ रहा है, कोण सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज आंसर। अगर आप अथवा वाला करना चाहो तो ये अथवा वाला, ये त्रिभुज के बाहर वाले कोण है, तो त्रिभुज के बाहर वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन सभी को जोड़ दो और जोड़ के 360 में से माइनस कर दो। उसके बाद में ये करना है तो इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजा को जोड़ दो। सूत्र आपके वही लगेगा, 2 इंटू कोष्टक एल प्लस बी वाला, आयत का परिमाप ज्ञात करने वाला, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र एक ही यूज होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। उसके बाद में ये 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो ये डैश 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 पूर्वानुमानित तापमान है और ये लंबी लाइन है, ये वास्तविक तापमान है। तो इसमें इसने कुछ क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चनों को हमें आंसर करने, ये क्या है, कहाँ जा रहा है क्वेश्चन। ये पहला हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो जहाँ पर दोनों आपस में मिले हुए होंगे वहाँ पर दोनों का एक ही बिंदु बना होगा। यहाँ पर ये दोनों का बिंदु एक स्थान पर बन रहा है और एक दोनों का बिंदु यहाँ पर स्थान पर बन रहा है, तो एक तो शुक्रवार को और एक मंगलवार को। उसके बाद में दूसरा है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या है, पूर्वानुमानित अधिकतम, तो पूर्वानुमानित डैश डैश वाला है, तो सबसे अधिक पूर्वानुमानित सबसे अधिक तापमान क्या था, सबसे अधिक तापमान तो ये वाला है जो कितना है, 35 डिग्री है। उसके बाद में सप्ताह में वास्तविक और न्यूनतम तापमान क्या था, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, वास्तविक न्यूनतम तापमान, तो ये वास्तविक लंबी लाइन है और ये न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम तो यहाँ सबसे नीचे वाली लाइन तो ये है ना, ये वाला पॉइंट है। तो किस वार को, गुरुवार को। उसके बाद में बताया गया किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक अधिक था, यानी दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा गैप रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 का गैप है, यहाँ पर देखते हैं तो ये 1 2 3 का गैप है। किस वार को, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। या तो ये करो या फिर आपकी ये इस प्रकार से एक सारणी आएगी और इसका आपको दंड आलेख बनाना पड़ेगा। तो ये आपके एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपके वाई अक्ष हो जाएगा। इन स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी को आप यहाँ पर एक्स पर दर्शाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में वाहनों की संख्या जो ये हमारा वाह है, इसको यहाँ पर हम दर्शाएंगे। यहाँ कितनी है, 15, सबसे छोटी 10 है और सबसे बड़ी 30 है, तो यहाँ पर आप 5 के गैप में रख सकते हो, 5 10 15 20। और जैसे स्कूल ए में 15 है तो स्कूल ए का यहाँ पर है, इसने कौन सा रेखीय बोला है, तो स्कूल ए यहाँ पर है मान लो, और यहाँ पर हमारे 15 है तो इसके चलते हैं, तो यहाँ पर 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट बना देंगे। और उसके बाद में स्कूल बी में 10 है तो स्कूल बी में 10 का है, यहाँ पर पॉइंट बना देंगे। उसके बाद में स्कूल सी ये है, स्कूल सी में 25 है तो 25 मान लो, जहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर 15 या 20 25 या थोड़ा कहीं ऊपर होगा, मेरे ये जगह थोड़ी कम पड़ रही। उसके बाद में स्कूल डी में कितना है, 30, तो स्कूल डी हमारा ये 30 यानी यहाँ कहीं ऊपर बढ़ेगा यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद में इन सभी को ऐसे मिला देंगे, ऐसे जो भी बढ़ता है इस प्रकार से, ये आपके रेखीय आलेख हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। आशा करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा और ज़रूर इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो एक बार कमेंट अवश्य करें और आपकी गणित की तैयारी कैसी है ज़रूर हमें बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।